स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू। पिछले 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा केस। बुधवार के मुकाबले 56% से ज्यादा का इजाफा। महाराष्ट्र, दिल्ली की स्थिति ज्यादा खराब। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक दिन में सर्वाधिक 495 नए मामले। संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर हुई 2,630। कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी, 150 करोड़ के करीब कोविड टीकाकरण। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 को मंजूरी। इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम में करीब 12,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। भारत नेपाल के बीच महाकाली नदी के ऊपर धारचूला में पुल बनाने को भी हरी झंडी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई। पंजाब सरकार ने जांच के लिए गठित की उच्च स्तरीय समिति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने जताई घटना पर चिंता। निर्वाचन आयोग ने की चुनावी राज्यों में कानून व्यवस्था और कोविड स्थिति की समीक्षा। पात्र लोगों के टीकाकरण पर जोर। अगले कुछ दिनों में मतदान की तारीखों की घोषणा की उम्मीद। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। बुधवार की तुलना में आज कोरोना संक्रमितों की संख्या में 56% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। देश में पिछले 24 घंटों में 90,928 नए कोरोना के मामले सामने आए, जबकि बीते 24 घंटे में 19,206 मरीज ठीक हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर अब 2,85,000 के पार हो गई है। वहीं अब तक कुल 3,43,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर जंग जीतने में कामयाब रहे। रिकवरी रेट की बात करें तो मौजूदा समय में 97.81% पर वो आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस की रफ्तार तेज होने से रोजाना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.18% हो गई है। सिर्फ दिल्ली में ही पॉजिटिविटी रेट 8% के ऊपर पहुंच गया है। दैनिक संक्रमण दर 6.43%, वहीं साप्ताहिक संक्रमण दर 3.4% है। करीब 200 दिन बाद सामने आए अब तक के ये सर्वाधिक मामले हैं। इससे पहले पिछले वर्ष 10 जून को संक्रमण के 91,702 मामले सामने आए थे। और इसी बीच दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी का सिलसिला थम नजर नहीं आ रहा। पिछले 24 घंटों में 15,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट भी 15% के अंक को पार कर गया है। 8 मई के बाद ये एक दिन में सबसे ज्यादा नए मामले और 12 मई के बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। कयास लगाने से ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि अब हमारे हाथ में जो है वो करना चाहिए। इस स्पेकुलेशन के अंदर पढ़ना कि भी कितने केस होंगे कितने केस नहीं होगा, उससे बेटर तरीका ये है कि दिल्ली के सारे लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। घर से बाहर तभी निकले जब जरूरत हो। केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और बाहर निकले तो 100% लोग अगर मास्क लगाएंगे तो डेफिनेटली जितनी भी स्पेकुलेशन है कि इतने केस होंगे उतने केस होंगे, नहीं होंगे, उससे बहुत कम होंगे। देश में आज कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के एक दिन में सर्वाधिक 495 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,630 हो गई। इसमें से 995 मरीज रिकवर हो चुके हैं। ओमिक्रॉन स्वरूप के कुल मामलों में से महाराष्ट्र में सबसे अधिक 797 मामले। इसके बाद दिल्ली में 465, राजस्थान में 236, केरल में 234, कर्नाटक में 226, गुजरात में 204 और तमिलनाडु में 121 मामले सामने आए। और इसी बीच कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के अधिक संक्रमण होने के और बिना लक्षण वाले अधिक मामले सामने आने के मद्देनजर केंद्र सरकार ने
9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 संबंधी जांच बढ़ाने को कहा है ताकि ये मरीज दूसरों को संक्रमित ना करें। तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम, मेघालय, जम्मू कश्मीर और बिहार को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मामलों और संक्रमण दर के बढ़ने के बीच कोविड-19 जांच दर कम होने की ओर इशारा किया और कहा कि ये चिंता का कारण है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच कोविड टीकाकरण अभियान भी तेज गति से चल रहा है। देश में जारी कोविड टीकाकरण अभियान 150 करोड़ के पार पहुंच गया है। देश में 1 अरब 49 करोड़ 50 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल 82 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इनमें से 37 लाख 44 हजार टीके किशोरों को लगाए गए। देश में 15 से 18 आयु वर्ग के 1 करोड़ 24 लाख से अधिक किशोरों को कोविड रोधी टीके की पहली खुराक दी गई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवाओं में टीकाकरण को लेकर गजब का उत्साह है। उन्होंने पात्र किशोरों से जल्द टीका लगवाने की अपील की है। कोविड मरीजों की सेवा करते हुए कई डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स भी कोविड से ग्रस्त हुए हैं और इसी बीच कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एम्स दिल्ली कोरोना संक्रमित डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की। उनके स्वास्थ्य के बारे में उनका हालचाल लिया। जो हमारे हेल्थ वर्कर्स है दर्दी नारायण की सेवा कर रहे हैं, उसके अच्छी स्वास्थ्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हमारे हेल्थ वर्कर्स स्वस्थ रहेंगे तो हमारे देश के नागरिकों की सेवा अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसलिए हमारा हेल्थ वर्कर्स का स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है और मैंने व्यक्तिगत रूप में हमारे रेसिडेंट डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज और हॉस्पिटल में जुड़े हुए सभी हेल्थ वर्कर्स जो अपनी कोविड ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी जनरल ड्यूटी निभा रहे हैं, उससे भी बातचीत करके उसको प्रोत्साहित किया है। अमेरिका में कोविड संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि तेजी से फैलने वाला कोविड का ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। सोमवार को अमेरिका में कोविड के रिकॉर्ड 10,80,211 मामले दर्ज किए गए, जो दुनिया में कहीं भी एक दिन में दर्ज सबसे अधिक मामले हैं। अमेरिका में कोविड के जितने भी मामले सामने आए हैं उनमें ज्यादातर मामले ओमिक्रॉन के हैं। हालांकि देश में पिछली बार कोविड संक्रमण के जो हालात थे उसकी तुलना में इस बार संक्रमण से होने वाली मौतें और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की जो संख्या है वो काफी कम है, लेकिन अस्पताल जाने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता और भ्रम की स्थिति है, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने वाले और कोविड से मरने वाले ज्यादातर वे लोग हैं जिन्होंने टीके नहीं लगवाए हैं। इधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि नवंबर में फ्रांस में पहली बार मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट IHU से घबराने की आवश्यकता नहीं है। WHO के प्रवक्ता अब्दी महमूद ने कहा कि इस नए वेरिएंट पर पैनी नजर है। उन्होंने कहा कि इसके प्रसार की अधिक संभावना है। ये वायरस दक्षिणी एल्पर्स में 12 लोगों में पाया गया, जब दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोग मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध का मामला अदालत में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर हामी जताई है। याचिका में यह सुनिश्चित करने की अपील की गई है कि भविष्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई सेंध ना हो। कोर्ट ने आज वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह के उस प्रतिवेदन पर विचार किया जिसमें यह कहा गया है कि पंजाब में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में गंभीर चूक हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री को पंजाब में रैली में शामिल हुए बगैर ही वापस दिल्ली लौटना पड़ा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एक दिन पहले पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जानकारी ली और पूरी घटना पर चिंता जताई।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर हुई सुरक्षा में चूक को लेकर चिंता जताई। उपराष्ट्रपति ने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री से आज बात भी की। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं, जिससे भविष्य में दोबारा इस तरह की चूक ना हो। और इसी बीच पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य के दौरे के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले ही राज्य सरकार को तत्काल रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। बुधवार को पंजाब के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की घटना हुई थी। केंद्र सरकार ने इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज 2 को मंजूरी दे दी है। आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस परियोजना पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे 10,750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। प्रोजेक्ट के फेज 2 में 7 राज्य गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। परियोजना के फेज 1 का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। और ये जो 12,000 करोड़ है, इसमें से केंद्रीय वित्तीय सहायता लगभग 33% रहेगी। इतना ही हिस्सा KFW जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जर्मनी की, उसके माध्यम से एक ऋण के रूप में राज्यों को मिलेगा। इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य के अंदर ही जितनी ट्रांसमिशन लाइंस की जरूरत है उसका भी राज्यों को लाभ मिलेगा और ट्रांसमिशन नेटवर्क जल्दी खड़ा हो पाएगा। और इसके अलावा भारत नेपाल के बीच महाकाली नदी के ऊपर धारचूला में एक पुल बनाने का निर्णय भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इससे जुड़ा MOU जल्द साइन किया जाएगा। इससे उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को लाभ होगा और नेपाल की तरफ रहने वाले लोगों को भी इसका सीधा फायदा होगा। उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा और नेपाल की ओर रहने वाले लोगों को भी महाकाली नदी पर बनने वाले इस पुल का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और इसमें जल्द ही एक MOU दोनों देशों के बीच में साइन होगा। चुनाव आयोग ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही 5 चुनावी राज्यों में सभी पात्र लोगों के टीकाकरण की जरूरत पर जोर दिया। आयोग ने एक दूसरी बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के साथ 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विचार विमर्श किया। कोविड की स्थिति का आकलन करने के लिए हुई बैठक में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अलावा एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया और ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने हिस्सा लिया। आयोग ने कोविड की स्थिति की व्यापक समीक्षा की और चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञों से सुझाव लिए। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 27 दिसंबर को निर्वाचन आयोग के साथ बैठक की थी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और आयोग के अगले कुछ दिनों में मतदान की तारीखों की घोषणा करने की उम्मीद है। और अब नजर राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोलकाता स्थित चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। संस्थान में कैंसर रोगियों की बड़ी संख्या को देखते हुए संस्थान का विस्तार किया जा रहा है। परिसर में 460 बिस्तरों की व्यवस्था होगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर विभिन्न सुविधाओं का उद्घाटन किया। अश्विनी वैष्णव ने गोमती नगर, कामाख्या एक्सप्रेस, मेलानी बिछिया सवारी गाड़ी और कानपुर सेंट्रल ब्रह्मावत मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का आज समापन हो गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तरकाशी में संकल्प यात्रा में शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में तेजी से विकास हुआ है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वरोजगार संगम कार्यक्रम में 5,07,000 लाभार्थियों को 4,314 करोड़ रुपए का ऋण बांटा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने कारीगरों की पहचान दी है और उन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज प्रदेश के किसानों को एक और सौगात देते हुए सोलर वाटर पंपिंग स्कीम के तहत उन्हें सोलर पंप देने की शुरुआत की। इस योजना का क्रियान्वयन पीएम कुसुम स्कीम के अंतर्गत किया जा रहा है। इससे प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक में आज नवनिर्वाचित विधान परिषद के सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और विधान परिषद के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। तमिलनाडु विधानसभा के इतिहास में पहली बार आज सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया गया। विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। विधानसभा का ये 3 दिवसीय सत्र शुक्रवार को समाप्त होगा। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने आज गोवा डेंटल कॉलेज के लिए स्नातकोत्तर फेज 2 आईपीएचबी और छात्रावास ब्लॉक के लिए नींव रखी। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। इटली के मिलान शहर से एक चार्टर्ड फ्लाइट आज अमृतसर पहुंची। इसमें 125 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। कुछ लोगों को यहीं क्वारंटीन किया गया। बाकी मरीजों को उनके जिलों में क्वारंटाइन किया गया है। फ्लाइट में 179 यात्री सवार थे। केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव में भी कोविड प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। यहां पर पहले से 8वीं तक के स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। साथ ही टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। भूलीबाई ऐप मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की आईएफएसओ टीम ने असम से नीरज बिश्नोई को गिरफ्तार किया। ये भूलीबाई का मुख्य साजिशकर्ता, क्रिएटर और ऐप का मेन ट्विटर अकाउंट होल्डर है। उसे दिल्ली लाया गया है। भारी बर्फबारी, भूस्खलन और बारिश के चलते स्थगित की गई वैष्णो देवी की यात्रा आज फिर से शुरू की गई। यात्रा के साथ ही हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू की गई। बुधवार को माता वैष्णो देवी दरबार के नजदीक भूस्खलन के चलते वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। भारत ने चीन और अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों के नाम बदलने को हास्यास्पद बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इसके बजाय चीन को सीमा मामले को हल करने के लिए रचनात्मक तरीके से सामने आना चाहिए। भारत ने चीन के द्वारा गलवान वैली में बनाए जा रहे पुल के बारे में कहा कि वो पिछले 60 साल में चीन के गैरकानूनी कब्जे वाले इलाके में है, लेकिन भारत अपने कब्जे वाले इलाके में भी आधारभूत संरचना बना रहा है। The political counselor at the Chinese embassy writing letters to honorable members of parliament on their participation at an event. The substance, tone and tenor of the letter are inappropriate. The Chinese side should note that India is a vibrant democracy and honorable members of parliament as representatives of the people. भारत ने पाकिस्तान में प्रस्तावित दक्षेज शिखर सम्मेलन में शामिल होने से मना कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद जारी है, जिनकी वजह से भारत ने शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वहां ना जाना चाहें तो वर्चुअल माध्यम से भी सार्क शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं।
You are aware of the background as to why the SAARC summit has not been held since 2014. There has been no material change in the situation since then. Therefore, there is still no consensus that would permit the holding of the summit. कजाकिस्तान में तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से शुरू आंदोलन अब राजनीतिक हो गया है। अब तक पुलिस फायरिंग में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति निवास सहित कई सरकारी ऑफिस और नेताओं के घरों में आग लगा दी। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों की वजह से कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री अस्कर ममिन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट तोकायेव ने अली खान स्माइलोव को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया, मगर हालात अब भी काबू में नहीं आए हैं। देश में 19 जनवरी तक इमरजेंसी लगा दी गई है। इस पूरे मामले में अब रूस ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। हालात पर काबू पाने और सुरक्षा कर्मियों की सहायता के लिए रूस ने अपने सैनिकों को कजाकिस्तान भेजा है। भारत भी हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है। Our embassy is in Kazakhstan, in Nur-Sultan, is closely monitoring the ongoing developments there, particularly from the perspective of the safety and welfare of Indian nationals in that country. We will, of course, assist any Indians in distress. For the moment, we are not aware of any such incident or situation. पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। कई राज्यों में बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में ठंड में इजाफा हुआ है। उत्तराखंड में तीसरे दिन भी मौसम खराब रहा। यहां बद्रीनाथ धाम में भारी हिमपात हुआ है। तप्त कुंड से लेकर मंदिर परिसर तक सफेद बर्फ की चादर बिछ चुकी है। साथ ही केदारनाथ धाम में भी भारी बर्फबारी हुई है। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी जारी है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी लगातार जारी है, जिससे सर्दी चरम पर पहुंच गई है। मनाली, माल रोड समेत रोहतांग दर्रे और अटल टनल के आसपास की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे मनाली के ऊपरी इलाकों में सड़कें भी जाम हो गई हैं और आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। अटल टनल के पास 4 फीट हिमपात हुआ है, जिससे लेह मनाली हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और भूस्खलन की वजह से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग और ऐतिहासिक मुगल सड़क को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। यहां कांजीगुंड और बनिहाल राजमार्ग पर 1 फुट तक बर्फ जम गई है। सड़क पर फिसलन होने के कारण बर्फ हटाने का काम अभी शुरू नहीं हो पाया है। जगह जगह खड़े वाहनों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच का वीजा रद्द कर दिया है। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने मेलबर्न पहुंचे थे। इससे पहले जोकोविच को घंटों तक एयरपोर्ट पर ही रोका गया। इसके बाद एंट्री से जुड़े जरूरी दस्तावेज पेश नहीं कर पाने के कारण उनका वीजा रद्द किया गया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक दिन पहले ही नोवाक जोकोविच को वैक्सीनेशन नियमों में छूट देते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने के लिए मंजूरी दी गई है। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है और कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं नासिक के नंदूर मधमेश्वर में आ रहे प्रवासी पक्षियों की तस्वीरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।